नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों में थोड़ा उतार चढ़ाव रहा, लेकिन इसमें उतार कम रहा और इनफैक्ट चढ़ाव कम रहा और उतार ज़्यादा रहा। यानी कि दिन के निचले स्तरों पर मार्केट जाके बंद होते हुए दिखाई पड़े और एक समय में इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा हाई थी। 200 अंकों से ज़्यादा का फॉल मार्केट्स में देखने को मिल रहा था और जो बिकवाली थी वो सेकंड हाफ में ज़्यादा एक्सटेंड हुई 12 बजे के बाद। स्पेशली निफ्टी बैंक्स में प्रेशर था, आईटी के अंदर थोड़ा प्रेशर था, एनर्जी स्पेस के अंदर प्रेशर आता दिखाई पड़ा। खरीदारी थी आज फर्टिलाइजर में, शुगर स्पेस में थोड़ी बहुत बाइंग वहाँ देखने को मिल रही थी। ऑटो में आज खरीदारी थी, टू व्हीलर स्पेस तेजी के साथ कामकाज कर रहा था पूरा। बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस से पूरा स्पेस था जो कि तेजी में कामकाज कर रहा था। इसके अलावा आज सेलेक्टिव बाइंग अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज में थी, नंबर्स का रिएक्शन देखने को मिल रहा था। मिसाल तौर पर जुबिलेंट फूड नीचे खुला कॉन कॉल के बाद, उसके बाद तेज रिकवरी वहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ी। डीवीज पे नंबर से पहले खरीदारी देखने को मिल रही थी। इसके अलावा सेलेक्टिव बाइंग जो थी वो वेस्ट लाइफ में नंबर्स के बाद कुछ अच्छा मूव हुआ, बलरामपुर चीनी में अच्छा मूव रहा। तो इस तरह से अलग अलग नंबर्स के ऊपर रिएक्शन बाजार देता हुआ दिखाई पड़ा था और नंबर्स ही अब एक बड़ा ट्रिगर बचा जो कि मार्केट को कीनली वॉच करना होगा। बजट का हैंगओवर कुछ सेक्टर्स के ऊपर अभी भी देखने को मिल रहा है। चलिए, क्योंकि अब लेट शुरू। दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। हुए हैं तो पहले हम सीधे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ दर्शकों के सवालों को लेकर। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है, अलम्बिक फार्मा और बिंदो फार्मा, व्हाट टू डू, कैन ऐड मोर। सर, अलम्बिक फार्मा वैसे भी पूरे फार्मा का सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर सो फार रहा है। और बिंदो फार्मा, माफ़ कीजिएगा, वैल्यू ठीक है इस कंपनी में, लेकिन वो बड़ी डील की बातचीत जो हो रही है वो और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर जो इश्यूज़ की बातचीत हो रही है वो, ये दो चीज़ें जो हैं इसमें बहुत बड़ा ओवरहैंग है। तो इसको तो आप अभी अवॉइड करिए एटलीस्ट, और बिंदो फार्मा को। एलम्बिक फार्मा ठीक है, आप इसको थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल में अगर आप आउटराइटली सीधे फार्मा में जाना चाह रहे हो तो डीवी से एक अच्छे पोजीशन पर अवेलेबल है। निफ्टी का स्टॉक है 5,000 रुपये के आसपास के हाइज और वहाँ से टूट के इस लेवल पर आ गया। नंबर्स भी हैं, अगर कल नंबर्स ज़रा से भी ख़राब आते हुए नीचे का झटका दे देता है तो सिचुएशन और बेटर साइड पर हो सकती है। तो उस तरह की कंपनियों को देखिए जो ऑलरेडी हायर लेवल से काफ़ी ईज आउट हुए हैं और नंबर वाइज इतने ख़राब सिचुएशन में ही हैं, क्लीन कंपनियाँ हैं, ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं। और बिंदो फार्मा में जब तक वो सोल्यूशंस नहीं आएंगे दोनों चीज़ों के, तब तक शायद बाजार इसको तेज़ी ना दे। दो वैल्यू वाइज सबसे सस्ता औरोबिंदो फार्मा ही है इन सब में, लेकिन उसके बाद वो ओवरहैंग है, तो ओवरहैंग को आप दरकिनार रख के अगर जाना चाहते हैं इस कंपनी में तो आप जा सकते हैं। ओके, देवयानी इंटरनेशनल पर सर अभी कुछ देर पहले नंबर आए वेस्ट लाइफ के, उसके बाद ब्रोकरेज ग्रुप में तो एक्टिविटी बढ़ गई कि देवयानी और सफायर के नंबर अच्छे आने चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से एनी डे जुबिलेंट फूड इज़ द बेस्ट। कल ही ये किसी से अभी इनफैक्ट ऊपर एक सवाल भी असलम लतीफ़ साहब का फ्रेश एंट्री जुबिलेंट फूड को लेकर। सर कल किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझसे तर्क रखा था कि 2031 तक सफ़ायर फूड और देवयानी जुबिलेंट फूड को बीट कर देंगे। जब जुबिलेंट का आईपीओ आया था सन 2010 में, तब जुबिलेंट फूड का करीब 150 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज़ थे और नहीं 140 के आसपास उनके स्टोर्स थे और रफली उनका रेवेन्यू जो था वो 250 करोड़ रुपए के आसपास था। जब देवयानी और सफ़ायर के आईपीओ आए हैं तब इनके रेवेन्यूज़ 1000 करोड़ के हैं और स्टोरी 200-250 ऑलरेडी हैं। तो उस समय से तो जुबिलेंट से काफ़ी बड़े दिखेंगे आपको ये, लेकिन आज अगर जुबिलेंट के सामने इनको आप रखेंगे 4000 करोड़ रुपए का सालाना रेवेन्यू जुबिलेंट फूड का और 1400 से 1500 स्टोर हैं उनके और डोमिनेंट है अभी भी सेक्टर में, तो उससे 5 गुना बड़ा ऑलरेडी जुबिलेंट है। देवयानी 5 गुना बड़ा हो सकता है नहीं, सफ़ायर बड़ा हो सकता है नहीं, ये इनके प्रोडक्ट्स में आपको ऑलरेडी दिख जाएगा। इनके प्रोडक्ट की ऐसी कोई डोमिनेंस नहीं है जहां ये अपने सेक्टर के लीडर हो, चाहे KFC हो, चाहे पिज़्ज़ा हट हो, चाहे कोस्टा कॉफ़ी हो, चाहे वांगो हो या फूड स्ट्रीट हो। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो कि मोनोपोली ओन करता है। एक अच्छी चीज़ देवयानी के साथ है कि इसको ओन जयपुरिया ग्रुप करता है और उस ग्रुप के बाकी शेयरों ने बड़ी धमाकेदार चाल दिखाई है, तो आप उसको छोड़ दीजिए तो बाकी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो एटलीस्ट अभी जुबिलेंट फूड को टक्कर दे पाए। आगे के सिनेरियो पे नंबर्स बहुत कुछ अपने आप ही बयां कर देंगे। ओके, शुक्रिया सतीश साहब हौसला अफजाई के लिए। अच्छा जी, HDFC लिमिटेड एंड आवास फाइनेंस। सचिन साहब, HDFC लिमिटेड ऑब्वियसली बात है, ये तो मस्ट हैव है पोर्टफोलियो में। डोमिनेंट प्लेयर है हाउसिंग फाइनेंस स्पेस का, लीडर है और सालों से,
और बढ़िया वैल्यू पर भी है, सबसे बड़ी चीज़ पूरा HDFC ग्रुप रादर। तो HDFC को तो आप रख लीजिए। आवास फाइनेंशियल के आज के नंबर आए तो थोड़े सबड्यूड से नंबर है, बहुत अच्छे नंबर नहीं आए। कंपनी ये भी ठीक है, इक्विटी साइज़ भी छोटा है। हमारे नीरज जी इसके ऊपर काफ़ी बुलिश है, उनको लगता है बहुत बढ़िया कंपनी है और नंबर वाइज भी इतनी बुरी नहीं है, कंपनी ठीक है। लेकिन दोनों में अगर आप कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली बात है HDFC फार अहेड है। आप वो लीडर के साथ तो आपको रहना ही रहना है, उसके अलावा आप कोई शामिल करना चाह रहे हैं तो आप इसको भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर एनी डे HDFC लिमिटेड है। बेस्ट शुगर स्टॉक्स टू बाय नाउ। अमन साहब, आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू भी मैंने थोड़ी पहले सुना बलरामपुर चीनी का, जिसमें मेरा ये हमेशा से मानना है कि शुगर जो है वो साइक्लिकल बिजनेस है। उन्होंने ये बात कही कि नहीं, शुगर अब धीरे धीरे साइक्लिकल से बाहर हो रहा है। लॉजिक भी अच्छा था उनका। उन्होंने ये बात साफ रखी कि शुगर में यूजुअली क्या होता था कि चीनी बनती थी, फिर एक समय के बाद उसका जो एक्सेसिव शुगर आती थी उसको एक्सपोर्ट कर देते थे और दोबारा फसल उगती थी और फिर दोबारा साइकिल चलती थी। लेकिन इस बारी क्या सिनेरियो, जो शुगर बचती है उसको एक्सपोर्ट ना करके ये लोग इथेनॉल में यूज़ कर लेते हैं, ब्लेंडिंग में यूज़ कर लेते हैं, अल्कोहल में चला जाता है। तो उससे इन लोगों को एडिशनल रेवेन्यू भी आ रहा है और साइक्लिकल से धीरे धीरे हट रहा है। लेकिन वो हट रहा है और हट गया है में भी थोड़ा अंतर है। तो इसीलिए अभी तक तो एज ऑफ नाउ ये पूरी तरह से साइक्लिकल फ्री नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपको शुगर में जाना है तो सर मुझे तो हमेशा से धामपुर ठीक लगता है, लेकिन वो 2 डिजिट में ठीक लगता है। लेकिन 2 डिजिट में अभी आप सुनेंगे और हंसेंगे मेरे पे कि 300 रुपये का शेयर 2 डिजिट में कैसे आ जाएगा। तो जब वो आएगा तब हम उस पर बात करेंगे, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, कोई और मिल जाएगा। लेकिन 2 डिजिट में धामपुर को अगर आप चार्ट देखेंगे पिछले 20 साल के, तो हर 3-4 साल में वो एक बारी 2 डिजिट आता है। रिसेंटली वो मार्च में आके गया था। तो आप उस हिसाब से अगर तलाश कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। 2 डिजिट में धामपुर आना शुरू हुआ, आप धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं, वहाँ पे भर भर के ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो वापस घूम के 300 हो जाएगा। लेकिन अभी आउटराइटली शुगर में जाना ठीक नहीं लगता, जबकि ऑलरेडी इतनी बड़ी तेज़ी है और 2 दिन में तो और चलना शुरू हुआ है, इसलिए आपको शायद पसंद भी आ रहा होगा। रेणुका ठीक लगता है क्योंकि वो विल्मर की कंपनी है, लेकिन डेट बहुत है, कंसर्न है उनके साथ और नंबर से अब तक कुछ रिफ्लेक्शन आया नहीं है, तो देखना पड़ेगा। लेकिन बेस्ट अमंग ऑल इज़ धामपुर, लेकिन वो 2 डिजिट में आ जाए तब। आगे बढ़ता, अच्छा 1 मिनट। ICICI बैंक, विकी साहब, ICICI बैंक के लिए आप पोजीशन अपनी रख सकते हैं अगर आपके पास है तो, नई खरीद सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो, और अगर आपके पास ऊपर के दाम की और नीचे आ गया है तो आप यहाँ नहीं, क्योंकि अभी तो बहुत नीचे आया नहीं है, 10-12% ही नीचे अपने हाई से, तो अगर सब्सटेंशियल नीचे आ जाए तो आप वहाँ पर एवरेज भी कर सकते हैं। देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, सरकार की तरफ से खुद टू बिग टू फेल का क्राइटेरिया को ये मैच करता है और उन्होंने खुद से बोला हुआ है कि टू बिग टू फेल है। जब ये टू बिग टू फेल है तो इसमें क्यों सोचना आपको, आप आराम से इसको लेकर कोड पोर्टफोलियो का हिस्सा रखिए। ये टू बिग टू फेल है, सरकारी फेल नहीं होने देगी इसे, आराम से आप इसे लेकर रख सकते हैं। ओके, टेगा इंडस्ट्रीज़, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। अभिषेक साहब का सवाल है, शिवम जी का सवाल है। सर 2021 के आए हुए किसी भी IPO में, कोई भी हो, चाहे वो मैप माई इंडिया हो, चाहे वो टेगा हो, चाहे वो जोमेटो हो या कोई भी बड़ी कंपनी हो, एक बार में व्यू नहीं दिया जा सकता, और एटलीस्ट मीडियम टू लॉन्ग टर्म तो बिल्कुल ही नहीं दिया जा सकता क्योंकि नंबर नहीं आए हैं। तो इसीलिए नंबर्स 2-3 क्वार्टर के आने दीजिए, थोड़ी सिचुएशन क्लियर होगी। मिसाल के तौर पे कल किसी ने पूछा था इसी प्लेटफॉर्म पे लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के नंबर कैसे हैं, और मैं उस टाइम देख नहीं पाया था। मैंने बाद में नंबर देखे लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के और बहुत अच्छे नंबर हैं, सीक्वेंशियल बेसिस पे भी, YOY बेसिस पे भी। रिएक्शन भी है, कल अपर सर्किट था, आज भी सर्किट पे ही था सुबह। तो अच्छे नंबर हैं, 2-3 क्वार्टर में अपने नंबर वो दिखा चुके हैं कि उनके नंबर ठीक हैं। 1-1.5 साल के अंदर वो सिचुएशन बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी, कैपेसिटी कितनी है, कितनी डेट है, क्या ऐसा मैनेजमेंट का रुख है आगे चल के, उससे सिचुएशन बहुत साफ़ होगी। तो पहले 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर के नंबर तो आने दीजिए, उसके बाद सिचुएशन पे ज़्यादा बेहतर आइडिया लग पाएगा। और क्योंकि जिन्होंने 700-750 रुपये में लिए हैं वो हायर एंड पे है, और IPO इतनी बड़ी बड़ी तेज़ी के बाद खुल रहे हैं। एक तो 100 रुपये का IPO, एग्जाम्पल के तौर पर 100 रुपये का IPO 300 रुपये पे प्राइस्ड होकर आता है, 300 रुपये के IPO के प्राइस पर वो सब्सक्राइब होता है, 600 रुपये पर वो लिस्ट होता है, और उसके बाद वो 800 रुपये का हाई बनाता है, लेकिन उसकी वैल्यू तो आज भी 100 ही है। तो वो 800 और 100 रुपये का जो बीच का डिफरेंस है, उसमें अगर कोई फंसता है तो उसको एटलीस्ट ये कंसीडर करना चाहिए कि उसकी एक्चुअल वैल्यू थी कहाँ। 150, 200, 300 पे होता तो फिर भी समझ में आता, लेकिन 700 रुपये से टूट रहा है कोई चीज़ अगर, तो एटलीस्ट अभी फ्री फॉल होने दीजिए, नंबर्स आने दीजिए, सब्सटैंशिएट करने दीजिए, उसके बाद कॉल लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, हिंडाल्को पे खान साहब आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, ले भी सकते हैं, नीचे मिल जाए तो आप फर्दर ऐड भी कर सकते हैं। बढ़िया कंपनी, बढ़िया ग्रुप, बढ़िया प्रोडक्ट, नए एक्विजिशन,
रियलाइजेशन सब सही है इनके साथ। एक ही प्रॉब्लम है कि थोड़ा मेटल का मूवमेंट कैसे डिपेंड करता है, लेकिन अगर एल्यूमिनियम में आप जाना चाहते हो तो सबसे बड़ा लीडर यही है। नोवेलिस जैसी सब्सिडरी और खुद के काम का इतना बढ़िया है, तो आप आराम से बने रहिए। कैपेसिटीज़ भी ऐड कर रहे हैं और बहुत मासिव क्लाइंटेल है इनके पास, तो अच्छी कंपनी है। नीचे मिले तो आप आराम से उसको होल्ड करिए और ये पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए, कोर पोर्टफोलियो का, उस हिसाब से आप इसे रखिएगा। वेदांत फैशन पे आज सर किसी का एक नोट तो आया हुआ था, आई गेस किसी ने नोट डाला था, तेज़ी के लिए ही बोला था उन्होंने। ये वो ड्रेस वाली कंपनी है, क्या नाम था उसका, मान्यवर। तो किसी का आईपीओ नोट अभी मैंने देखा था, मैं पूरी तरह से सब्सक्रिप्शन के आंकड़े नहीं देख पाया, कैसा नंबर है, क्या प्राइसिंग की गई है, लेकिन एक बारी कुछ और समय होने दीजिए, आईपीओ खुलने दीजिए, 2-4 दिन में इसके ऊपर रिपोर्ट्स आ जाएंगी, जरा देखते हैं किस तरह की प्राइसिंग तय की गई है, किस तरह का प्रीमियम मिल रहा है, उसके हिसाब से हम यहाँ कॉल लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इट्स टू अर्ली टू सी एनीथिंग। प्रोडक्ट अच्छा है, प्राइसिंग बहुत कुछ डिपेंड करती है। बहुत सारे आईपीओ अच्छे हैं, बहुत सारी कंपनियां अच्छी हैं जो अभी आईपीओ लेकर आई, लेकिन उनकी प्राइसिंग बहुत महंगी है, तो कुछ भी कहना मुश्किल है। फेस वैल्यू को ज़रा ध्यान रखिएगा, 1 की फेस वैल्यू का शेयर अगर आ रहा है तो उसको कन्वर्ट कर लिएगा 10 की फेस वैल्यू में, क्या बनता है उसके हिसाब से भाव लीजिएगा। मिसाल के तौर पे पेटीएम 2150 ₹1 की फेस वैल्यू पे है, 10 की फेस वैल्यू पे 21,000 का शेयर है, तो उस हिसाब से प्राइसिंग करके आप अंदाज़ा अपने आप ही लगा सकते हैं। चलिए, अब फिलहाल मैं इतने सवालों में शामिल करूंगा, थोड़ा लेट हो गया इसलिए मैं माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए। कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, तो आप लोगों से आराम से बातचीत होगी। और बहुत बहुत शुक्रिया अपने सवाल पूछने के लिए। @Sumit Research मेरा ट्विटर हैंडल है, जिस पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। नमस्कार।